दोस्तों नमस्ते, मैं आपका राष्ट्रवादी राशिद। कोडीन युक्त कफ सिरप कांड के कई एपिसोड आप देख चुके हैं। इन्वेस्टिगेशन की इस तीसरी कड़ी में हम आपको बताने और दिखाने जा रहे हैं कि अभी तक जो 68 गिरफ्तारियां हुई हैं, 68 अरेस्ट, उनमें साजिश के चेहरे हैं या फिर मोहरे। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूपी में योगी आदित्यनाथ सरकार इन 2000 करोड़ के कफ सिरप कांड के जितने भी कलंक हैं उनके खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा रहा है। ताबड़तोड़ छापामारी हो रही है और गिरफ्तारियों को अंजाम दिया गया है। लेकिन अभी तक क्या वाकई में जो एसआईटी और यूपी पुलिस है शुभम जायसवाल के आसपास भी पहुंच पाई या फिर नहीं, जो दुबई में बैठा हुआ है? इन्वेस्टिगेशन की तीसरी कड़ी को अंत तक देखिएगा, वीडियो को अपनों तक पहुंचाइएगा जरूर और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एक एक करके शुरू से शुरू करते हैं। कोडीन युक्त कफ सिरप, क्या यह जानलेवा है? क्या तमिलनाडु के वो कोल्ड ड्रिफ्ट कफ सिरप जैसा ही है? यह भी इस एपिसोड में आप जानेंगे। लेकिन सबसे पहले तो आप ये समझिए, अभी तक की इन्वेस्टिगेशन में यह पता चला है कि उत्तर प्रदेश के 40 जिलों में नेटवर्क है और ये 40 जिलों की जो जद है, यूपी, बिहार, झारखंड और यहां तक कि असम और उत्तराखंड तक भी नजर आ रही है। अभी तक के इन्वेस्टिगेशन में 40 जिले, बहुत बड़ा नेटवर्क होता है दोस्तों। और ये चंद महीनों की बात नहीं है और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कफ सिरप के कारोबारियों का ही ये नेटवर्क होगा। यकीनन ब्यूरोक्रेसी के बिना नहीं, पॉलिटिशियंस के बिना नहीं, और वो लोग जो अकाउंटेबल लोगों पर पर्दा डालते हैं, जवाबदेह लोगों पर पर्दा डालते हैं, उन सभी की ये कहानी है जो इस एपिसोड में आप देखने जा रहे हैं दोस्तों। सोनभद्र, गाजियाबाद और झारखंड का रांची, इन तीन जगह से अभी तक 3.5 लाख शीशियां कोडीन युक्त कफ सिरप की बरामद की गई हैं। 1166 ड्रग लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। 6 बड़े चेहरे जो चक्रव्यूह के जाल में फंसे हैं, या आप कह सकते हैं कि जिन्होंने चक्रव्यूह के जाल में सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों लोगों को फंसाया। 68 गिरफ्तारियों को अभी तक अंजाम दिया गया है। लेकिन शुभम जायसवाल अभी भी दुबई में है, जो सोशल मीडिया पर अपने वीडियो के जरिए क्लैरिफिकेशन देने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इन सभी में बार बार समाजवादी पार्टी के नेता, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के सांसद प्रिया सरोज पूर्वांचल के बाहुबली का नाम ले रहे हैं। यानी संकेतों में वो धनंजय सिंह का नाम ले रहे हैं, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, जो जौनपुर से ताल्लुक रखते हैं। मैंने इससे पहले भी अपने कई एपिसोड में यह कहा है कि मैं ना तो कोई वकील हूं, ना जज हूं, ना पुलिस वाला हूं कि अपना फैसला सुनाऊं। मैं ये नहीं कहता कि धनंजय सिंह आरोपी हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा। लेकिन हां, धनंजय सिंह तक जांच की आंच आ सकती है, ये इस वक्त कहा जा रहा है। और तो और समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, जो पूर्वांचल के बाहुबली का नाम ले रहे हैं, उनका यह कहना है कि उत्तर प्रदेश में सजातीय बाहुबलियों को बचाने की कोशिश की जा रही है। यानी सीधे तौर पर इशारा धनंजय सिंह की तरफ ही जा रहा है। अब आप समझिए, मैंने कहा था ना शुरू से शुरू करेंगे। 18 अक्टूबर 2025 की तारीख, जब उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में रॉबर्ट्सगंज कोतवाली में पहली एफआईआर दर्ज की गई। दोस्तों, यह समय दिवाली का था, जहां पर एक ट्रक को पकड़ा गया। ट्रक को पकड़ने के बाद जो एक रेगुलर जांच होती है टोल नाके पे, यहां पर कुछ टिप ऑफ के आधार पर यूपी पुलिस को पता चला कि शक के दायरे में कुछ ऐसा है जिसका ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने ट्रक को रोका, जांच की गई। ट्रक के अंदर नमकीन के पैकेट रखे थे, लेकिन उस वक्त आंखें फटी की फटी रह गई जब नमकीन के पैकेट के बीच में ही कोडीन युक्त कफ सिरप, जो एबॉट कंपनी की तरफ से बनाया जाता है, जिसका नाम फेंसिडिल ब्रांड के नाम से बेचा जाता था, जो कि अब हालांकि डिसकंटिन्यूड है एबॉट की तरफ से, ये कफ सिरप मिले। पहली जो एफआईआर सोनभद्र में दर्ज की गई, इसमें 3.5 करोड़ की 1.25 लाख शीशियां बरामद की गई। 3 लोग अरेस्ट किए गए, जिनमें एक ट्रांसपोर्टर था, एक ड्राइवर था और एक और शख्स गिरफ्तार किया गया। चूंकि दिवाली का दिन था, बहुत ज्यादा जांच नहीं की गई, बहुत ज्यादा इन्वेस्टिगेट करके सवाल जवाब नहीं किए गए। इन तीनों आरोपियों को सीधे जेल भेज दिया गया। लेकिन यूपी पुलिस को यह पता था कि कुछ है जो शक के घेरे में है, क्योंकि टिप ऑफ मिल चुका था। लिहाजा दिवाली ओवर होने के बाद फिर जेल में इन तीनों के साथ इन्वेस्टिगेशन किया गया। और उसके बाद जो बड़ा पेंडोरा बॉक्स खुला, जो विवादों का एक नई झड़ी सामने आई, या फिर चेन ऑफ इंसिडेंट जुड़ते चले गए, उसकी वजह से कई स्टेट में छापामारी की गई और वहीं से कफ सिरप कांड 2000 करोड़ का है, यह समझ में आया।
दिवाली के बाद में पूछताछ हुई और पूछताछ में पता चला कि ये शीशियां पूर्वी उत्तर प्रदेश यानी पूर्वांचल में नहीं बल्कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में लोड की गई थी। जब गाजियाबाद का नाम आया तो फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरफ सवालों के दायरे चले आए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद, मेरठ जैसे जिले आए। मेरठ में सौरभ त्यागी को अरेस्ट किया गया और जब सौरभ त्यागी से कड़ाई से पूछताछ की गई तो उसने नाम लिया वसीम और आसिफ का। पिछले एपिसोड में अभी तक वसीम और आसिफ का नाम मैंने नहीं लिया था, लेकिन इस एपिसोड में मैं लेने जा रहा हूं। वसीम और आसिफ दरअसल किंगपिन है, मास्टरमाइंड है, दुबई में बैठे हैं, जिन्होंने शुभम जायसवाल के जरिए अमित सिंह टाटा, आलोक सिंह, विकास सिंह, सौरभ त्यागी इन सभी का नेटवर्क खड़ा किया। यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, नेपाल, बांग्लादेश तक और यहां तक कि थाईलैंड में कई मीटिंग को अंजाम दिया गया। वसीम और आसिफ तथा कथित तरीके से अभी भी दुबई में बैठे हैं और इनसे किसी भी तरह का कोई कनेक्ट या कांटेक्ट नहीं मिल पाया है इन्वेस्टिगेशन के लिहाज से। वसीम और आसिफ के बारे में यह कहा जाता है कि जब इनके दिमाग में यह उपज आई कि क्यों ना कोडीन युक्त कफ सिरप जो कि डिसकंटिन्यूड है इसका कारोबार किया जाए, क्योंकि भारत में जिस जमाने में फेंसिडिल कफ सिरप अडल्ट यानी मेजर्स वयस्कों को कफ सिरप के तौर पर दी जाती थी, प्रिस्क्राइब की जाती थी, उस वक्त इसकी कीमत थी 100-125, लेकिन इन लोगों ने उसे नशे की शीशी के तौर पर नेपाल, बांग्लादेश और भी कई स्टेट और कई नेशंस में, कई कंट्रीज में इन्होंने भेजा और वहां पर ये शीशी जानते हैं आप लगभग 1200-1300 रुपए एक शीशी की कीमत लगाई गई और लोगों ने खरीदी भी नशा करने की नीयत से। शुभम जायसवाल भारत में इसका मास्टरमाइंड। वसीम और आसिफ ने शुभम जायसवाल को समझाया। तो शुभम जायसवाल जिसके खिलाफ गाजियाबाद के नंदग्राम में एफआईआर दर्ज की गई है। हालांकि वसीम और आसिफ का काम था कि बांग्लादेश तक कोडीन कफ सिरप पहुंचाएं और शुभम को यह काम सौंपा गया कि तुम नेपाल तक किसी भी तरह से रूट निकालो। रूट फिर उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, असम, पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश का ढूंढा गया। दुकानों पर सप्लाई दिखाई गई, स्टोरेज दिखाया गया और यह कहा गया कि जो मेडिकल स्टोर हैं वहां पर ये खेप पहुंचाई जा रही है और यहां तक कि ई बिल भी बनाए गए और बिल जहां तक पहुंचाना था वहां पर कानून के शिकंजे से बचे रहे, वहां पर दिखाया भी गया। नमकीन और धान के बोरे में भर भर के सैकड़ों शीशियां पहुंचाई जाने लगी अलग अलग स्टेट में और यहां तक कि भारत के बाहर भी। जब मेरी टीम इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंची तो दो फर्म का नाम सामने आया, एक शैली ट्रेडर्स और दूसरा शिवाक्षा प्राइवेट लिमिटेड। इन दो फर्म्स के जरिए दवा की दुकान पर इन कोडीन कफ सिरप की सप्लाई की गई सोनभद्र में। और अब सोच करके आप देखिए, अब मेरी टीम इन्वेस्टिगेशन में बहुत हैरत में पड़ गई क्योंकि टीम एक जब सोनभद्र पहुंची तो उन्हें पता चला एक दवा की दुकान का और जिसका मालिक था पेंटर। दवा की दुकान बंद थी और इस दवा की दुकान पे भी हर महीने लगभग 20 से 40 लाख का ट्रांजैक्शन शुभम की तरफ से दिखाया गया और इसी ट्रांजैक्शन की वजह से इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के भी कान हो गए खड़े। और जानते हैं, जब इस पेंटर से बात करने की कोशिश की गई तो उसने ये बताया कि हां, दवा का लाइसेंस, दवा की मेडिकल एजेंसी का या फिर डिस्ट्रीब्यूटरशिप का लाइसेंस तो लिया गया था, लेकिन कुछ दिन के बाद में यह दवा की दुकान बंद की गई। मुझसे पैन कार्ड लिया गया, यह कहा गया कि तुम्हें मालिक बनाएंगे, शेयर देंगे, पैसे का फायदा पहुंचाएंगे, लेकिन अब तक कुछ भी पता नहीं चल पा रहा कि दवा की दुकान खोली क्यों गई थी और क्यों बंद कर दी गई। लेकिन बंद करने के बाद भी यह काला कारोबार इसी दवाई की दुकान पर दिखाया गया, यानी शैली ट्रेडर्स, शिवाक्षा प्राइवेट लिमिटेड ये फर्म और उसके बाद इन फर्म्स ने दवा की दुकानों को गैर कानूनी तरीके से यह कफ सिरप की शीशी पहुंचाई। अब आ जाइए आप शुभम जायसवाल पर। शुभम जायसवाल जिसका वाराणसी के मैदागिन में एक मेडिकल स्टोर रहा, लेकिन मेडिकल स्टोर भर की कमाई से शुभम का पेट नहीं भर रहा था। शुभम को यह लग रहा था कि वसीम और आरिफ ने बड़े बड़े सपने दिखाए और वसीम और आरिफ ने यह कहा कि आसिफ, माफ कीजिएगा, वसीम और आसिफ ने यह कहा कि हम तो बांग्लादेश तक 100 रुपए की बोतल 1300 रुपए में बेचते हैं, तो क्यों ना तुम भी कारोबार में आ जाओ, तो क्यों ना तुम भी किंग पिन बन जाओ। और शुभम को बड़े बड़े सपने दिखाए गए। फिर एफएसडीए के एक अधिकारी से शुभम मिला और एफएसडीए के अधिकारी के जरिए ही वसीम और आसिफ के साथ में ऑपरेट करना शुरू कर दिया गया। खबर तो इस तरीके की भी है कि एफएसडीए के इस अधिकारी से भी एसटीएफ की टीम जांच कर रही है, पूछताछ कर रही है। अब
अमित सिंह टाटा और आलोक सिंह। अमित सिंह टाटा जो कि जौनपुर का रहने वाला है, आलोक सिंह जो मैंने बताया भी था आपको, एसटीएफ का सस्पेंडेड सिपाही है, यूपी के चंदौली का रहने वाला है। यह शुभम से कैसे मिला? आजमगढ़ का एक शख्स है विकास सिंह, इसने मीडिएटर की भूमिका निभाई, अमित सिंह टाटा और आलोक सिंह को शुभम से मिलाया। चेन आप समझ रहे हैं ना? पहली चेन जो शुरू होती है वो है वसीम और आसिफ की, वसीम और आसिफ से मिला शुभम, शुभम से विकास सिंह के जरिए मिले अमित सिंह टाटा और आलोक सिंह। यहीं पर बात आ गई कहां तक? धनंजय सिंह तक। उत्तर प्रदेश के एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं जिनका नाम है अमिताभ ठाकुर। उनका यह दावा है, मैं नहीं कह रहा, अमिताभ ठाकुर का यह दावा है कि मल्हनी में, उत्तर प्रदेश के जौनपुर में मल्हनी में जो मकान संख्या धनंजय सिंह का है, वही मकान संख्या दर्ज कराया था किसने? किसने? आलोक सिंह ने। अब एसआईआर करने वाले जो बीएलओ हैं उनका यह कहना है एसआईआर हमने शुरू कर दिया है, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर दोनों का मकान नंबर एक ही है तो यह भी इन्वेस्टिगेशन में आगे बढ़ाने की बात है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव, सपा सांसद धर्मेंद्र यादव, समाजवादी पार्टी सांसद प्रिया सरोज बार बार पूर्वांचल के बाहुबली का नाम ले रहे हैं, यानी धनंजय सिंह का नाम लिया जा रहा है। अमिताभ ठाकुर यह कह रहे हैं कि आलोक सिंह और धनंजय सिंह का तथा कथित तरीके से मकान नंबर एक ही दर्ज किया गया है कई सरकारी दस्तावेज में। हालांकि ये इन्वेस्टिगेशन अभी तक क्यों नहीं हुआ, समझ में कुछ भी नहीं आ पाया। अब शुभम के पार्टनर्स कौन कौन हैं? शुभम का एक सीए है जिसका नाम है तुषार। तुषार ही पूरा हिसाब, यानी कच्चा चिट्ठा, कहां पर कितना ट्रांजैक्शन हुआ, किसने कितना पैसा लगाया, किसने कितना पैसा कमाया, यह काम था तुषार का। 3 पार्टनर्स शुभम के, वरुण सिंह, गौरव जायसवाल, विशाल मल्होत्रा। हालांकि यह भी सवालों के घेरे में हैं। अब आप यह समझिए कि आलोक सिंह और अमित टाटा ने क्या किया। आलोक सिंह जो धनंजय का करीबी बताया जाता है, अमित सिंह टाटा जिसकी गाड़ी 9777 फॉर्च्यूनर कार उसकी बीवी के नाम से दर्ज है, साक्षी सिंह के नाम पर, लेकिन यह बार बार धनंजय सिंह के फ्लीट में यह कार नजर आती रही है और इसीलिए सवाल धनंजय सिंह की तरफ मुड़ जाते हैं, उनकी डायरेक्शन उस तरफ हो जाती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, मैं किसी भी तरह से आरोपों के कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा क्योंकि मेरे पास में ये अधिकार नहीं है। अब आप समझिए, आलोक सिंह ने धनबाद में श्रेयसी मेडिकल खोला, अमित टाटा ने देव कृपा मेडिकल एजेंसी की शुरुआत की। इन दोनों ने ही मिलकर के 5-5 लाख रुपए लगाए, शुभम को दिए और यह कहा कि अगर तुम्हारा कारोबार इतना ही अच्छा है शुभम, तो लो 5-5 लाख हम लगा देते हैं। शुभम ने उसके बदले 1 महीने या सवा महीने के अंदर ही 22 लाख रुपए मुनाफे के साथ में आलोक और अमित सिंह टाटा को वापस किए, यानी लगभग 16-17 लाख की कमाई हुई। और इन्हें यह लगने लगा, आलोक सिंह और अमित टाटा को, कि ये तो बड़ी अच्छी कमाई है, चंद दिनों के अंदर ही हम लाखों बना लेंगे, कुछ महीने में हम करोड़ों बना लेंगे और शायद कुछ दिनों के बाद में सैकड़ों करोड़ के मालिक भी हो जाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन में 2000 करोड़ के आसपास के लेन देन की बात सामने आ रही है। और ये लोग अपनी बातचीत में, अपने कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन में बचे रहें, इसलिए शुभम इतना शातिर कि एप्पल फेस टाइम के जरिए किसी से बात करता था, विकास सिंह जंगी ऐप के जरिए बात करता था। हालांकि 40 जिलों में अभी तक 128 एफआईआर दर्ज की गई है और ये जिले कौन कौन से हैं और कितनी एफआईआर है, ये सुनकर के आपके भी कान हो जाएंगे खड़े, आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। वाराणसी में 38 एफआईआर दोस्तों, जौनपुर में 16, कानपुर नगर में 8, गाजीपुर में 6, लखीमपुर खीरी में 4, लखनऊ में 4। इसके अलावा बहराइच, बिजनौर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सीतापुर, सोनभद्र, बलरामपुर, उन्नाव, बस्ती, चंदौली, गाजियाबाद, आजमगढ़ में 52 एफआईआर दर्ज की गई है। आप समझ सकते हैं कि तार कहां तक गए हैं। अब यहां पर सवाल बड़ा यह पैदा हो जाता है कि क्या यह कोडीन युक्त कफ सिरप से किसी की जान जा सकती है? हालांकि अभी तक जो यूपी खाद्य विभाग है उसने अनऑफिशियली, कुछ लोगों से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा कि नहीं, कोडीन युक्त कफ सिरप की वजह से अभी तक किसी की जान गई नहीं है। जो एमपी और राजस्थान में कुछ बच्चों ने अपनी जिंदगी गंवाई थी, दरअसल वो तमिलनाडु का श्रीसन फार्मास्यूटिकल्स में बना कोल्ड्रिफ कफ सिरप था और उसमें 48.6% 48.6% डायथिलिन ग्लाइकॉल था जो जानलेवा साबित हुआ। लेकिन फेंसिडिल तथा कथित तरीके से कोडीन युक्त का सिरप, जिसका काला कारोबार शुभम, वसीम, आरिफ, अमित सिंह टाटा, आलोक सिंह ये लोग करते रहे, इसमें होता है
ट्राइपोलिडिन हाइड्रोक्लोराइड और कोडीन फॉस्फेट, यानी इसे मौत तो अभी तक नहीं हुई जैसा अभी तक की जानकारी है, लेकिन हां नशा जरूर होता है और नशे की बोतल के तौर पर कई देशों तक इसकी खेप पहुंचाई गई है। आपको याद होगा कि शुभम ने भी तथाकथित तरीके से एक वीडियो अभी 3 दिन पहले रिलीज करके यह कहा कि जिस दवा का हम कारोबार करते रहें यह दवा बैन नहीं है। वो बात अलग है कि एबॉट की तरफ से डिसकंटिन्यू की गई थी। शुभम ने यह भी कहा कि नारकोटिक्स कैटेगरी में यह दवा नहीं आती है। शुभम से मेरा सवाल है, अगर नारकोटिक्स कैटेगरी में दवाई नहीं आती है तो छिपा छिपा क्यों फिर रहा है? पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कोऑपरेट क्यों नहीं कर रहा? अभी तक काला धंधा जो था, इसमें जो भी काली कमाई हुई, उस काली कमाई का जो पूरा ट्रेल है, इस ट्रेल को लेकर के जो सवाल हैं, ईडी के सामने जांच के लिए शुभम जायसवाल आ क्यों नहीं रहा? अमित सिंह टाटा ने जो अभी तक इन्वेस्टिगेशन में खुलासा किया है, इस खुलासे के तहत 2000 करोड़ का कारोबार, 100 रुपए की शीशी 1200 रुपए में नेपाल बांग्लादेश में क्यों बेची गई? पटाया बैंकॉक में जो मीटिंग हुई है, इस मीटिंग को लेकर के शुभम जायसवाल पर जांच की आंच है। शुभम जायसवाल ये क्यों नहीं बता रहा? वो बात अलग है कि यूपी के पूर्व बाहुबली सांसद और विधायक पूर्वांचल के बड़े नेता धनंजय सिंह एक नहीं बल्कि कई बार ये कह चुके हैं कि सीबीआई जांच होनी चाहिए ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन एक सवाल अमिताभ ठाकुर जैसे खड़ा कर रहे हैं कि अभी तक धनंजय सिंह की जांच क्यों नहीं हुई? नाम लेना कोई नहीं चाहता। धर्मेंद्र यादव, प्रिया सरोज, अखिलेश यादव, हालांकि अखिलेश यादव तंज कसते हुए ये जरूर कह रहे हैं कि यूपी में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया है, लेकिन अखिलेश भी धनंजय का नाम नहीं ले रहे, क्योंकि एक जमाने तक अखिलेश के साथ भी धनंजय की करीबी रही है। अखिलेश यादव बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर भी सांसद रहे हैं। अखिलेश यादव जो जेडीयू के टिकट पर भी जीत करके आए हैं। रारी से आज से लगभग 27-28 साल पहले पहली बार चुनाव उन्होंने जीता था। हालांकि उससे पहले कई कई क्रिमिनल केस धनंजय पर दर्ज थे, लेकिन आज इतिहास बदल चुका है, वक्त बदल चुका है। लेकिन इतना तय है कि आगे आने वाले दिनों में राह पथरीली धनंजय के लिए भी है। लेकिन यह जरूर कहना चाहिए, और यह कहने में मुझे किसी भी तरह का गुरेज नहीं है, कि योगी सरकार कोडीन युक्त कफ सिरप के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन चला रही है और इसमें बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से 1166 ड्रग लाइसेंस निरस्त किए गए हैं। 68 गिरफ्तारियों को अंजाम दिया गया है। 40 जिलों में 128 एफआईआर दर्ज की गई है और यूपी पुलिस इन्वेस्टिगेशन में जरा भी चुप बैठने के मूड में नहीं है। आप यकीन जानिए, इस इन्वेस्टिगेशन में अभी और कई राज सामने आने बाकी हैं। भोला प्रसाद, आलोक सिंह, विकास, अमित सिंह टाटा, इन सभी से इन्वेस्टिगेशन ऑन है और 3 ऐसे नाम हैं जो अभी भी सलाखों के पीछे आने बाकी हैं। शुभम जायसवाल, वसीम और आरिफ। जब तक ये 3 पुलिस के हत्थे नहीं आते, एसटीएफ के सामने नहीं आते, ईडी की जद में नहीं आते, तब तक कफ सिरप के इस काले कारोबार की जड़ तक पहुंचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। इन्वेस्टिगेशन राष्ट्रवादी राशिद की टीम आगे भी ऑन रखेगी। फिलहाल के लिए इजाजत दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि आपका आने वाला कल आज से कहीं बेहतर होगा। नमस्ते।